आगे है लोथर मेयर। लोथर मेयर का वक्र दिखना है। लोथर मेयर वक्र, लोथर मेयर भी क्या है, हमारा एक साइंटिस्ट है जिन्होंने आपका सन 1869 में, है ना, मतलब 1869 मतलब 1869 में ये जो है आपका तत्वों के वर्गीकरण को बताने के लिए अपना एक वक्र दिया और ये लोथर मेयर वक्र कहलाता है। ये जो लोथर मेयर वक्र है ये परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच खींचा गया एक वक्र है ना। तत्वों के जो परमाणु भार है और उनका जो परमाणु आयतन है, इन दोनों के मध्य लोथर मेयर ने क्या किया, एक वक्र खींचा और इस कारण इसे हम उनके नाम के आधार पर लोथर मेयर वक्र कहते हैं। इस वक्र में उन्होंने जो है तत्वों को फिर उनके बढ़ते हुए परमाणु जो है क्या है हमारा भार है के आधार पर उन्होंने क्या इस प्रकार से व्यवस्थित करने का क्या किया, प्रयास किया, बताया। ये देखो यहाँ पर परमाणु का जो आयतन होता है ये दिया है हमारा वैल्यूम, एटॉमिक आयतन, और एटॉमिक क्या है, मास है। तो लोथर मेयर ने तत्वों के वर्गीकरण करने के लिए परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच क्या खींचा, आरेख खींचा, वक्र खींचा और तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। तो कुछ इस टाइप से क्या हुआ, तत्वों का वक्र जो है आपको प्राप्त हुआ। इसके आधार पर उन्होंने ये बताया कि जो तत्व शीर्ष पर है, जो तत्व क्या है हमारा शीर्ष पर है, इस प्रकार से उन तत्वों को उन्होंने क्या बोला, हमारा क्षार धातु बोला। क्या धातु भाई, हमारा क्षार धातु बोल दिया कि जो वक्र के शीर्ष पर होता है वो क्षार धातु होता है। उसके बाद जो हमारे क्या होते हैं तत्वों से थोड़ा सा क्या होते हैं हमारे जो नीचे होते हैं वो आपका जो है क्षारीय मृदा धातु को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्षारीय किसको भाई, मृदा धातु को प्रदर्शित करता है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं पोटेशियम, रुबेडियम, ये हमारा क्या होता है, क्षार धातु होता है। ये सोडियम भी है, देखो ये टॉप में है ना, ये टॉप में है, इसके बाद ये टॉप में है, ये टॉप में है, ये सब हमारे क्या है, हमारे भाई क्षार धातु होते हैं। क्षार धातु से नीचे हम थोड़ा सा बात करें तो उस स्थिति में जैसे ये हमारा क्या है, बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद क्या बोल सकते हैं हमारे मैग्नीशियम है ना, उसके बाद कैल्शियम है ना, उसके अलावा हमारा बेरियम है। इन तत्वों को उन्होंने क्या बोला भाई, क्षारीय मृदा धातु बोला। उसके बाद और अगर हम क्या करते हैं उससे थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, जैसे इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, उसके अलावा क्या है हमारा, अच्छा ये ब्रोमीन है। इनको उन्होंने क्या बोला, हैलोजन तत्व बोला। और सबसे जो नीचे वाले जो तत्व होते हैं, ये सबसे नीचे वाले जो तत्व होते हैं जिनके गलनांक ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करके अपने हिसाब से उन्होंने क्या कर दिया, अपने बातें बता दिए कि सबसे टॉप वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये टॉप में हैं वो आपके क्षार धातु, ये हमारा इस टाइप के ये जो आपका दिख रहा है ये वाले जो भाग दिख रहे हैं आपके क्षारीय मृदा धातु के, और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है वो हाइड्रोजनी तत्व होते हैं। और सबसे जो निचली हिस्से पर जो तत्व पाए जाते हैं उनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ऐसा उन्होंने अपने वक्र में तत्वों को क्या करने का, बताने का क्या किया, प्रयास किया, जिसे हम उसके नाम के आधार पर लोथर मेयर वक्र के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं भाई। तो इस तरीके से समय समय पर तत्वों के वर्गीकरण को जो है बताने के लिए कई वैज्ञानिकों ने क्या किया, प्रयास किया, जिसमें से हमारा लोथर मेयर क्या थे, हमारे चौथा नंबर के वैज्ञानिक। और भी वैज्ञानिक रहे होंगे, बाकी हम लोग जो ज़्यादातर जो ज़्यादा अच्छा किए हैं थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जो है आए वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी। कौन सा सारणी भाई, मेंडलीव की आवर्त सारणी। ये जो मेंडलीव की आवर्त सारणी था इसको देने के श्रेय ये दैमेत्री मेंडलीव को जाता है। एक साइंटिस्ट है हमारा, कौन सा भाई, दैमेत्री है ना, दैमेत्री साइंटिस्ट का नाम है, दैमेत्री जो मेंडलीव जो मेंडलीव था इन्होंने सन 1869 में जो है लोथर मेयर का जो वर्गीकरण था, वक्र था, उसके जस्ट बाद इस जो है आपको आवर्त सारणी को दिया गया। और ये दैमेत्री मेंडलीव के द्वारा दिया गया, दैमेत्री मेंडलीव जी द्वारा दिया गया। और इसमें उन्होंने जो है आपका जो भी इससे पहले हम लोग जो क्या पढ़े थे, जैसे लोथर मेयर वक्र, न्यूलैंड कस्टक नियम, उसके अलावा डोबे राइनर, इस सब में उन्होंने पहले मात्रात्मक संबंध क्या किया, स्थापित किया। और फिर एक मेंडलीव नियम दिया जिसमें उन्होंने बोला
कि तत्वों के जो भी भौतिक और रासायनिक जो गुण होते हैं वो उसके आवर्ती फलन होते हैं, है ना। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, जिसे मेंडलीव हम क्या कहते हैं, आवर्त नियम कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं भाई, मेंडलीव का क्या देखते हैं भाई, आवर्त नियम का आवर्त नियम। तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं भाई। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक और कौन सा भाई, रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, इसे ही मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। तो मेंडलीव ने बहुत सारे जो भी इससे पहले जो आपका वर्गीकरण दिया गया था, उन वर्गीकरणों को बढ़िया से उन्होंने क्या किया, उनके बीच मात्रात्मक संबंध स्थापित किया। फिर मेंडलीव का आवर्त नियम दिया, जिसे हम मेंडलीव के आवर्त नियम के नाम से जानते हैं, जिस नियम में उन्होंने बोला कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, है ना, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यही मेंडलीव के क्या होते हैं, हमारे आवर्ती नियम के नाम से जाने जाते हैं, आवर्ती नियम कहते हैं भाई। तो इस तरीक़ा से मेंडलीव ने क्या दिया, आवर्त नियम दिया, और फिर मेंडलीव के द्वारा फिर उसके आवर्त जो सारणी था उनमें क्या क्या विशेषता था उनके बारे में उन्होंने क्या क्या बताया। फिलहाल ये जो आपको दिख रहा है वो आपका क्या है, मेंडलीव के आवर्त सारणी है। और इस सारणी में मेंडलीव ने पूरे तत्वों को जो है 8 वर्ग में, है ना, और 7 आवर्त में क्या किया गया है, विभाजित कर दिया गया। जैसे आपको सारणी दिख रहा है तो इसमें कितने वर्ग हैं भाई, हमारे 8 वर्ग हैं। वर्ग क्या होते हैं हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, इस मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो वर्ग की संख्या है, या इसी को हम लोग समूह बोलते हैं, इनकी संख्या टोटल कितना है हमारा, 8 है ना। दूसरा, इसमें जो आवर्तों की संख्या है, किसकी संख्या भाई, हमारी आवर्तों की जो संख्या है, ये अगर हम बात करें आवर्तों की संख्या की बात करें तो टोटल इसके आवर्त कितने हैं, 7 हैं। तो मेंडलीव के जो आवर्त सारणी आपको दिख रहे हैं, इसमें हमारे कितने, हमारे 7 आवर्त हैं। ये जैसे पहला आवर्त है, ये हमारा क्या है, आवर्त है, ये पहला, दूसरा, है ना, ये आवर्त है हमारा भाई, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां इनकम्प्लीट है, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से मेंडलीव के जो सारणी है, उस सारणी में टोटल आवर्तों की संख्या कितना है भाई, हमारा 7 है, जिनमें से आपका पहले आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां दिख रहा है, ये आपका, और 7वां इनकम्प्लीट है। तो टोटल 7 आवर्त मेंडलीव के आवर्त सारणी में है। और ये जो आवर्त सारणी किसको शो करता है, तो ये जो हमारा ऊर्ध्वाधर जो कॉलम दिख रहा है, मतलब ये जो है ऊर्ध्वाधर बोलता हूँ, ये जो आपको क्षैतिज कॉलम दिख रहा है, दाएं से जो बाएं कॉलम दिख रहा है, यहाँ से इस प्रकार से ये आपका क्या कहलाता है, आपका आवर्त के नाम से जाना जाता है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। और आवर्त क्या होता है हमारा, दाएं से बाएं जो आपका क्षैतिज जो पंक्ति है उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो आपको अगर प्रश्न पूछता है कि आवर्त क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं भाई कि ये जो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है, उसमें आवर्तों की संख्या कितना है, 7 है। और उनके सारणी में जो दाएं से बाएं बना हुआ जो क्षैतिज रेखा है, वही आवर्त कहलाता है। मतलब इस तरीक़े से हम जाएंगे तो ये आपका क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है। और ऊपर से अगर हम नीचे की ओर आएँ, ऊपर से किधर आए, नीचे की ओर आए, ये जैसे हमारा ऊपर से हम नीचे आए इस प्रकार से, ये आपका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल वर्गों की संख्या हमारा कितना है, हमारा 8 है। कितना है भाई, 8 है, जो दिख रहा है आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये 8वां है। तो इस प्रकार से मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें टोटल वर्गों की संख्या, समूह की संख्या कितना है हमारा, 8 है। और प्रत्येक वर्ग,
है ना। प्रत्येक वर्ग, अगर हम पहला वर्ग की बात करें और लास्ट 7वां वर्ग की बात करें तो ये दोनों जो वर्ग है, ये दोनों वर्ग कितने भागों में बटा है? 2 भागों में बटा है। एक हमारा वर्ग, एक ए वर्ग और ये बी वर्ग। दूसरा भी हमारा वर्ग है वो 2 वर्गों में बटा है, ए और बी। तीसरा भी हमारा बचा है ए और बी। चौथा वाला भी बटा है ए और बी। 5वां, 6वां और 7वां पूरे 2-2 वर्गों में क्या हुआ है, जिसे हम उपवर्ग के नाम से जानते हैं। मतलब पहला जो वर्ग है वो 2 उपवर्ग ए और बी में बटा है, वैसे ही दूसरा वर्ग ए और बी उपवर्गों में बटा है, तीसरा वर्ग भी 2 उपवर्ग ए और बी में बटा है। लेकिन अगर हम 8वां वर्ग की बात करें तो 8वां वर्ग जो होता है वो 3 उपवर्गों में क्या हुआ है, इस प्रकार से बटा हुआ है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ पता चल जा रहा है भाई। पहला कि मेंडलीव के जो आवर्त सारणी दिया है, उस मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की जो संख्या है, जो ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर कॉलम बना है ना, ये आपका वर्ग कहलाता है। तो उनकी संख्या कितना है? टोटल 7 है, 8 है। और दाएं से बाएं जो बना हुआ कॉलम है, क्षैतिज कॉलम, वो आपका क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 8 वर्ग है। प्रत्येक वर्ग, अगर 8वां को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक वर्ग 2 उपवर्ग ए और बी में क्या हुआ है? बटा हुआ है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है भाई। चलिए इससे रिलेटेड आगे हम क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। पहला है हमारा समूह, जो हम अभी जस्ट पढ़े हैं उसी को देखना है। ये है समूह और ये क्या है? हमारा आवर्त। तो जैसे मैं आपको बताया, अगर समूह की बात बताऊं मैं या समूह की बात करूं तो हम बोल सकते हैं कि जो भी आवर्त सारणी है उसमें जो ऊर्ध्वाधर जो क्या होता है, हमारा जो पंक्ति है वो आपकी क्या कहलाती है, जो है वर्ग के नाम से, समूह के नाम से जानी जाती है। तो हम लोग लिख सकते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी में, है ना, ऊर्ध्वाधर पंक्ति क्या कहलाती है हमारी? समूह या वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? समूह या वर्ग कहलाती है। समूह या वर्ग कहलाती है। ठीक है, आपको दिख रहा है आपका जो सारणी, तो क्या बोल रहा है? मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्ति क्या कहलाती है? वर्ग या समूह कहलाती है। इनकी संख्या ठीक है, कितना है भाई? फिलहाल वहाँ पर 8 है ना, 8 है। लेकिन बाद में ना शून्य समूह के खोज हुआ तो 8 की जगह कितना हो गया? 9 हो गया। तो फिलहाल शुरू में जब बनाया तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में ना ऊर्ध्वाधर जो पंक्ति था जिसे वर्ग कहते हैं, इनकी संख्या कितना था? 8 था। बाद में शून्य समूह के खोज के बाद में शून्य समूह के खोज के बाद वर्गों की संख्या 8 से 9 हो गई। इस प्रकार है ना, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने हो गए? 9 वर्ग हैं, है ना। टोटल हमारे क्या है? हमारे 8 हैं, बट बाद में जो है शून्य समूह की खोज हुआ तो कितना हो गया? हमारा 9 हो गया। तो समूह क्या होता है भाई? तो ऊपर से जो क्या होता है, इस प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर कॉलम बनता है, ये ऊर्ध्वाधर कॉलम ही आपका क्या कहलाता है? हमारा वर्ग के नाम से जाना जाता है, समूह के नाम से जाना जाता है। और मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें अगर हम बात करें तो इनकी जो संख्या है टोटल पहले कितना था? 8 था। बाद में एक जो है अन्य समूह, जिसे हम शून्य समूह या अक्रिगेंस समूह कहते हैं, उसकी खोज हुआ तो उनकी संख्या आपका कितना हो गया? 9 हो गया। तो ऊपर से नीचे जो कॉलम है वही क्या कहलाता है भाई? आपका वर्ग कहलाता है। अब ये जो मेंडलीव का आवर्त सारणी है उसमें प्रत्येक जो वर्ग है, प्रत्येक हमारा क्या है? जो वर्ग है, अगर हम इसमें किसको छोड़ दें? शून्य समूह को छोड़ दें और 8 समूह को छोड़ दें, तो बाकी जितने भी हमारे वर्ग हैं वो 2 उपवर्ग में क्या हुआ है? बटा हुआ है। जैसे पहला जो हमारा वर्ग है उसके 2 उपवर्ग, ये होता है हमारा फर्स्ट ए
और यहाँ पर फर्स्ट बी, इस प्रकार से। उसी प्रकार दूसरा की अगर हम बात करें तो दूसरा वाला भी क्या हुआ है, वैसा ही बटा हुआ है जैसे पहला वाला बटा हुआ है भाई। इसमें बात करें तो इसका भी कितना होता है हमारा, ये हो जाता है सेकेंड ए और ये हो जाता है सेकंड बी। उस प्रकार थर्ड भी दो ग्रुप में ए और बी, मतलब थर्ड ए और थर्ड बी। उसी प्रकार फोर्थ ए और बी। यहाँ पर मैं जो लिखा हूँ 1 2 ये सिंपल है, हम जो उसमें देखते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे रोमन अक्षर में होते हैं। तो मेंडलीव के जितने आवर्त सारणी थे, आवर्त सारणी में जितने वर्ग थे उनमें 8वां और 9वां को, यह 8वां और शून्य समूह को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी वर्ग थे वो दो उपवर्ग ए और बी में क्या हुए थे, बटे हुए थे या बटे हुए हैं। तो ये इस प्रकार से मेंडलीव के जो आवर्त सारणी है उससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं, हम जानकारी ले सकते हैं। पहला कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है भाई, हमारा 8 है। वर्ग किसे कहते हैं, तो सारणी में जो क्या होता है, ऊर्ध्वाधर जो पंक्ति होती है वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। और इनकी संख्या 8 है। पहले 8 था, बाद में फिर शून्य समूह की खोज हुआ तो उनकी संख्या 9 हो गया। इनके प्रत्येक वर्ग दो उपवर्ग में बटा है जिसे क्रमशः ए और बी से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। तो ये तो हो गया वर्गों से रिलेटेड बातें। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं किससे रिलेटेड बातें भाई, आवर्त। ये जो आवर्त है इसकी बात करें, पीरियड बोलते हैं इसको। तो अभी मैं आपको बताया कि भाई जो क्षैतिज रेखा होता है मेंडलीव के आवर्त सारणी में, मेंडलीव के आवर्त सारणी में यहाँ पर लिख देते हैं भाई, मेंडलीव के आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में क्षैतिज क्या होती हैं, जो रेखाएं या पंक्ति बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्षैतिज पंक्ति क्या कहलाती है भाई, आवर्त कहलाती हैं, आवर्त कहलाती हैं। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में मेंडलीव के आवर्त सारणी में है ना, कुल 7 आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। तो आपका क्या होता है, जो क्षैतिज जो कालम बनता है, इस प्रकार से जो कालम बनता है यही आपका क्या कहलाता है, आवर्त। इस साइड जो हमारा कालम बना हुआ है ये क्या कहलाता है, आपका आवर्त कहलाता है। और इनकी टोटल संख्या कितना है हमारा, जो है आपका 7 आवर्त है। इन 7 आवर्त को कुछ भागों में क्या किया गया है भाई, बांटा गया है। कैसे, तो ये जो 7 आवर्त है उनको जो है प्रथम द्वितीय तृतीय इस प्रकार से। तो जो प्रथम आवर्त है, प्रथम क्या है जो आवर्त है, इस प्रथम आवर्त को बोला जाता है अति लघु आवर्त। इसको क्या बोलते हैं, इसको अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त कहा जाता है। द्वितीय और जो तृतीय होता है, द्वितीय आवर्त और हमारा कौन सा भाई, तृतीय जो आवर्त है, तृतीय आवर्त, इनको एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग, लघु आवर्त बोलते हैं, लघु आवर्त कहा जाता है। उसके बाद अगर हम जो है चतुर्थ और पंचम देखें तो चतुर्थ आवर्त और एक होता है पंचम आवर्त। दोनों आवर्त को हम एक साथ देखें तो इन आवर्त को हम जो है दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दीर्घ आवर्त कहा जाता है मेंडलीव के आवर्त सारणी के आधार पर। और अगर हम 6 आवर्त की बात करें, षष्टम है ना, षष्टम आवर्त की बात करें, छठे आवर्त की बात करें, तो ये जो छठे आवर्त हैं इनको कहा जाता है आपका अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है। और अगर हम 7वां आवर्त की बात करें तो 7वां आवर्त क्या है, अपूर्ण आवर्त है, अपूर्ण आवर्त के नाम से क्या किया जाता है, यहाँ पर जाना जाता है। इसमें पहले आवर्त में जो तत्वों की संख्या है वो तत्वों की संख्या आपका कितना है, हमारा 2 होता है। दूसरे जो आवर्त है और तीसरे आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या 8 होते हैं। और चतुर्थ और पंचम आवर्त हैं उनमें तत्वों की संख्या आपका 18 होते हैं। और अगर हम छठवें आवर्त की बात करें तो तत्वों की संख्या इसमें 32 है। और 7वें जो आवर्त हैं फिलहाल ये अपूर्ण आवर्त हैं जिनकी संख्या आपका कितना है, 24 है। तो इस तरीक़ा से आपका
मेंडलीव के जो आवर्त हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका समूह या वर्ग बोलते हैं भाई, समूह को ही क्या बोलते हैं आपका, वर्ग बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम उसको क्या कर सकते हैं, सामान्य जानकारी दे करके बता सकते हैं। और यही चीज़ आपको मैं पहले भी बताया हूँ जो इस प्रकार से आपको दिख रहा है। चलिए अब आगे थोड़ा सा हम और क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे है हमारा समूह की विशेषता देखना है। हमको समूह की क्या देखना है भाई, विशेषता देखना है। समूह की क्या क्या विशेषता पाई जाती है उसको हमको क्या करना है, देखना है, किस प्रकार से समूह की विशेषता होती है। तो पहला तो समूह की जो विशेषता होती है, हम ये बोल सकते हैं कि जो समूह होता है उस समूह में देखें तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें अगर हम समूह की बात करें तो उसमें समूहों की संख्या कितना है हमारे भाई, 8 है। और प्रत्येक समूह जो है 2 भागों में क्या हुआ है, बटा हुआ है। तो चलिए पहला हम लोग लिख सकते हैं कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने भाई हमारे 8 वर्ग हैं, 8 वर्ग हैं और 9वां तो शून्य समूह है, और है ना 8वें वर्ग को छोड़कर, 8वें वर्ग को छोड़कर प्रत्येक वर्ग और शून्य समूह को छोड़कर ना, 8वें व शून्य समूह को छोड़कर प्रत्येक वर्ग 2 उप वर्गों में क्या है, विभाजित है। 2 उप वर्गों में क्या है, विभाजित है। तो पहला हम लोग लिख दिए कि मेंडलीव की जो क्या है हमारा आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में टोटल 8 वर्ग हैं और ना एक शून्य वर्ग भी बाद में खोज हुआ है। तो इसमें 8वां और शून्य समूह को अगर छोड़ दिया जाता है तो प्रत्येक वर्ग के, है ना, प्रत्येक वर्ग के 2 क्या है हमारे, उप वर्ग होता है। और इस उप वर्गों को हम क्रमशः ए और बी से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो वर्गों की जो तत्व हैं, वर्गों में जो तत्व हैं उनकी संयोजकता, है ना, वर्गों में तत्वों की संयोजकता, या हम लिख सकते हैं समूह के तत्वों की संयोजकता, ऑक्सीजन के आधार पर निर्धारित होता है, पर क्या होता है हमारा, निर्धारित होता है। जैसे यहाँ पर हम देखें, जैसे निर्धारित होता है, जैसे पहले वर्ग का, जैसे यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग, Na2O MgO और एक होता है Al2O3। तो इसके आधार पर बोल सकते हैं पहले वर्ग की जो संयोजकता 1, दूसरे का 2 और तीसरे का 3 होता है। तो पहले वर्ग की संयोजकता, है ना, पहले, दूसरे और तीसरे वर्ग की संयोजकता बोल सकते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे वर्ग की संयोजकता क्रमशः कितना होता है हमारा, 1, 2 और कितना होता है हमारा, 3 होता है। किसके आधार पर डिसाइड किए, ऑक्सीजन के आधार पर। कैसे डिसाइड किए भाई, इसको यहाँ से बोल सकते हैं, जैसे ये Na2 है तो केमिस्ट्री में जो संयोजकता होता है वो तिर्यक से दर्शाया जाता है भाई। जैसे सोडियम की संयोजकता की अगर हम बात करें, सोडियम की किसकी बात करें, संयोजकता की बात करें, जैसे Na होता है, हम आगे पढ़ते जाएंगे, इनकी संयोजकता 1 होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है। तो इनको इस प्रकार से तिर्यक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, इसको तिर्यक लिखा जाता है, और तिर्यक रूप में क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए सूत्र कैसे बनता है,
Na2O। तो ये जो 2 दिख रहा है वो ऑक्सीजन की संयोजकता को शो करता है, और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, वो सोडियम की संयोजकता को शो करता है। और सोडियम वर्ग 1 का तत्व है, इसलिए इसकी संयोजकता कितना होता है 1। मैग्नीशियम वर्ग 2 का तत्व है तो संयोजकता 2, और एल्यूमिनियम वर्ग 3 का तत्व है, मतलब 13वें समूह का तत्व है तो संयोजकता आपका 3 होता है। तो इस तरीक़ा से ये विशेषताएँ क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। यदि हम नेक्स्ट की ओर चलें तो थर्ड विशेषता ये होता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो वर्ग के अंतर्गत जो उपवर्ग आते हैं उनके जो तत्व होते हैं, या उपवर्गों में जो तत्व होते हैं उनके गुण क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। तो समूह में लिख सकते हैं, समूह में उपवर्गों की संख्या, समूह में उपवर्गों या उपवर्ग के तत्वों के गुण, उपवर्ग के तत्वों के गुण या गुणों में क्या होती है, समानता होती है। तो जो भी हमारे क्या है, हमारे समूह के उपवर्ग के जो तत्व हैं उनके गुणों में समानता होती है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास दिया है फर्स्ट ए, फर्स्ट क्या दिया है हमारा ए दिया गया है। ये हमारा पहला वर्ग का 2 भाग होता है, तो इसको हम ऐसे दर्शाते हैं फर्स्ट ए। इसमें कौन सा आता है, लीना के रब से, है ना, ये अभी रेडियोएक्टिव तत्व की खोज नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ए उपवर्ग के अंतर्गत जो तत्व होते हैं। तो इसमें आपका लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का और सीजियम सब का गुण क्या होता है, समान होता है। उसी प्रकार इसमें अगर हम जो है फर्स्ट बी की बात करें तो इसमें कौन कौन आता है भाई, इसमें आता है Cu, उसके बाद आता है Ag और ये U। तो यहाँ पर इन तत्वों के गुण क्या है, आपस में समान है भाई, ठीक है। तो पहला आपको यही देखना है कि वर्ग के अंतर्गत जो उपवर्ग आते हैं तो उसमें जो तत्व आते हैं इन तत्वों के गुण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, मतलब इन तत्वों के सबके गुण समान। इसी प्रकार कापर का, सिल्वर का और सोना का, Au बोलते हैं, इनके गुण समान होते हैं। लेकिन एक ही ध्यान रखना कि यहाँ पर जो क्या होता है हमारा, ये 1A और 1B इन तत्वों के गुण क्या होता है, भिन्न होते हैं। गुणों में क्या होता है, इनमें भिन्नता होता है, गुणों में क्या होता है, भिन्नता होता है। भिन्नता किनके किनके गुणों में भिन्नता होगा भाई, ये वर्ग 1 में जितने तत्व हैं उनके गुण समान हैं, वर्ग ए के जो बी नंबर है उसके गुण भी समान है, लेकिन वर्ग ए के जो तत्व हैं और वर्ग बी के जो तत्व हैं उनके गुण क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब कापर लिथियम से अलग है, सोडियम हमारा जो होता है वो सिल्वर से अलग है। तो ये सब ये आपस में गुण समानता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये और ये गुणों में समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये भी समूह की विशेषता के अंतर्गत इसको रखते हैं। इसके बाद अगर मैं 4th नंबर में जाऊँ तो समूह के जो भी हमारे क्या होते हैं, जो तत्व होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो लिख सकते हैं समूह में है ना, जो भी जो समूह में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण है ना, भौतिक और रासायनिक गुण में क्या होता है, हमारा परिवर्तन होता है भाई, परिवर्तन होता है। तो जो भी हमारे क्या होते हैं, जो समूह हैं, ऊपर से जो नीचे होता है उसको हम समूह बोलते हैं। तो समूह में जो तत्व होते हैं, चाहे वो हमारा वर्ग ए का ए नंबर का हो या वर्ग बी नंबर का हो, समूह के अंतर्गत जो भी तत्व आते हैं उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मतलब सभी के भौतिक गुण और रासायनिक गुण में परिवर्तन पाया जाता है। कैसे परिवर्तन होता है, तो जैसे मैं लिथियम को ही अगर पकड़ लूँ तो यहाँ पर फिर से लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और मैं सीजियम के पास जाता हूँ। तो यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, जैसे इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है भाई, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का कितना होता है 19 होता है, रुबिडियम का कितना होता है 37 होता है, इसका 87 होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्रमांक
क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो परमाणु भार क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ते जाता है उनका जो गलनांक है, ये गलनांक वैसे वैसे क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि समूह में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब लिथियम से कहाँ तक पहुँचते हैं, सीजियम तक पहुँचते हैं, तो गलनांक क्या होती है, आपकी बढ़ती जाती है, अर्थात धात्विक गुण क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसमें गलनांक तो बढ़ेगा, साथ ही साथ कौन सा गुण बढ़ती जाती है भाई, धात्विक गुण बढ़ती जाती है। तो आप बोल सकते हैं कि समूह में अगर हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ये नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना भाई, ये हमारा रियल में ऐसा होता है ना, आप इसमें ऐसा कंफ्यूज मत होना, ये ऐसा है लीना के रब से, है ना, अभी फरियाद नहीं आया है, बाद में हम लोग कढ़ेंगे। तो ये ऐसा है रियल में। तो ये जैसे जैसे हम ऊपर से क्या करते जाते हैं, नीचे आते जाते हैं, वैसे वैसे परमाणु भार क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, जिससे गलनांक और धात्विक गुण भी क्या होता है, बढ़ता है। ये पहला भौतिक गुण हो गया, है ना, या इसको हम लोग भौतिक गुण के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, बताया जा सकता है। तो हमने क्या लिख दिया, भौतिक और रासायनिक गुण में क्या परिवर्तन होता है, तो ऊपर से नीचे आने पर एक तो क्या होता है, हमारा धात्विक गुण बढ़ते जाता है, और दूसरा उनका जो गलनांक होता है वो क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो इसको आपको क्या करना है, इसकी जो भी विशेषता है उसके अंतर्गत इसको आपको याद में रखना है, देखना है भाई। चलिए ठीक है भाई, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं। आगे हम जो है आवर्त की विशेषता और आगे मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसकी कुछ उपयोगिता है और उसकी कुछ सीमा है, वो आगे क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं।